नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट हैं बीएलए अंबाला मैम। अंबाला मैम जो कि सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं और फाउंडर है स्टॉक मार्केट टुडे के। अंबाला मैम, स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच नेहा जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। अगर सोमवार की बात करें तो सोमवार में कारोबारी हफ्ते की शुरुआत काफी निराशाजनक हुई। मार्केट ऐसा लगा कि काफी गिर रहा है, लेकिन फिर युद्ध विराम की जो प्रयासों की रिपोर्ट आई उसके चलते हमने नरमी देखी तेल की कीमतों में। हमने देखा रुपए की कीमत में भी थोड़ा स्ट्रॉन्गर होते हुए देखा, जिसका असर मार्केट पर देखने को मिला। और उसके बाद हमने एक अच्छी तेजी देखी है मार्केट में। तो अंबाला मैम, ये जो पार्टी शुरू हुई है ये चलेगी या अभी थमने वाली है? कल चलेगी जैसे लग रहा है ये। और फ्राइडे तो हम लोग नहीं जुड़े थे, थर्सडे सॉरी, लेकिन उस समय जब जहाँ पर भी मैं जुड़ी थी तो वहाँ पर लॉन्ग लेके जा सकते हैं, यही मैंने बोला था। अभी की मार्केट के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो इट वाज लाइक अ गुड सेशन ऑफ द डे और कंटिन्यूएशन पॉसिबल है। हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जो है ये ट्रेंड मुझे याद है 1.5 से 3.5% और मिनिमम पुल बैक होगा, सब्जेक्ट टू कि वॉर एस्केलेशन ना हो। लाइकली है नहीं होगा, लाइकली है, अभी तक तो यही है। बाकी ये भी कोई किसी को कुछ हो जाए तो नहीं कह सकते, बट अभी के लिए जो मार्केट का जो मूड और माहौल है वो पॉजिटिव है एंड वन कैन कंटिन्यू विद देयर लॉन्ग व्यूज। दैट मीन्स अपने लॉन्ग ट्रेड्स को आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत डिफाइंड है। ऑलराइट, तो लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही अपनी लॉन्ग ट्रेड्स को रखना है। यहाँ पर डीके बंसल जी हैं मैम, कह रहे हैं माला मैम प्लीज सजेस्ट कीजिए लेवल्स ऑफ शॉर्ट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। अभी शॉर्ट क्यों करा? अभी शॉर्ट के लिए लेवल फिलहाल मत ढूंढिए, अभी बहुत दूर है। पहले उसमें लेवल्स आते हैं बाइंग वाले, तो बहुत दिन के बाद शुरू हुआ है जरा चलना इंडेक्स, अभी से गिराने की मत सोचो। फिलहाल के लिए यस, तो फिलहाल के लिए जो बैंक निफ्टी या निफ्टी में जो लेवल्स हैं, अगर आपको सेलिंग का देखिए, सेलिंग आप सिर्फ तब होगी, माइंड माई वर्ड व्हाट आई एम सेइंग, सेलिंग आप सिर्फ तब होगी कि अगर ये वॉर एस्केलेशन पर जाती है तो लगेगा, मतलब बस दैट इज द ओनली ट्रिगर पॉइंट इन द मार्केट। अगर ये नहीं हुआ तो आप समझे कि यहीं से रिकवरी है। अंडरस्टैंड? तो डिपेंड करता है, अगर वॉर एस्केलेशन हुआ तो ही आपको सेलिंग के ट्रेड ढूंढने हैं। हाउएवर टेक्निकल ट्रेड अगर आपको सेलिंग वाले ढूंढने हैं कि कहाँ पर फिर भी मतलब सब कुछ पॉजिटिव है, चंगा चाहिए, उसके बाद भी कहीं तो सेलिंग का एक ट्रेड बनेगी। बाय नेचर देयर आर सम पीपल हु आर सेलर्स, तो फॉर दोज यू गाइस आप कम से कम 24,500 जाने दो उसको, उससे पहले बेचने का मत सोचना। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की बात कर रही हूँ तो 55,800 कम से कम है, अभी चलने दो उसको, ये चलेगा थोड़ा भी। ओके, तो आने वाले वक्त में लेवल्स कौन से देखते हैं मैम? क्योंकि अगर हम बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो सोमवार को काफी अच्छी रिकवरी देखी गई है, और तो क्या दिख रहा है आपको? नए ट्रेड बैंक निफ्टी में या निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड प्लान करें तो पहले तो समझिए दोनों के स्टॉप लॉस। निफ्टी का स्टॉप लॉस अगर आपके लॉन्ग व्यूज है तो आप 22,650 जो कि परसों का क्लोजिंग प्राइस है, वहां पर अपने उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिएगा। और ऊपर की तरफ निफ्टी 50 में पहला टारगेट अब यहाँ से 23,000 है, जो कि मोस्ट लाइकली कल आ जाएगा। 23,000 तो मतलब आज का टारगेट था, 1-2 दिन का आ गया। 23,000 22,900 समथिंग पर आज मार्केट क्लोज भी हुई है, तो 23,000 नॉट समथिंग जो आपको चेज करना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली है। टारगेट के तौर पर आपको 23,150, 23,150 एंड दूसरा टारगेट के लिए 23,430। आप ये दो टारगेट जो है निफ्टी 50 में आराम से देख सकते हैं। मतलब इसके लिए मार्केट को पॉजिटिव ट्रिगर की जरूरत नहीं है, जैसा है इस प्राइस पर भी ये चल जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी आई रिमेम्बर मैंने बात जो बोला था वैसा हुआ है कि फ्लैट ओपन हो तो भी नीचे की तरफ आए तो आप इस रेंज में बाय कर सकते हैं, दैट हैपेंड। अब बैंक निफ्टी में जो चेजेबल टारगेट है जिनको आपको देखना चाहिए, पहला टारगेट अभी हम क्लोज हुए हैं 52,600, राउंड फिगर लिया है, 52,600 पर क्लोज हुए हैं। पहला टारगेट यहाँ से 53,100 का है, आ जाएगा। दूसरे टारगेट जो है यहाँ से वो 53,800 का है, और दोनों ही टारगेट अचीवेबल है, हो सके तो कल की मार्केट में हो जाएंगे।
ओके, तो ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। बैंकिंग शेयरों में हमने देखा कि आज काफी तेजी बढ़त देखी गई काफी सारे शेयरों में, जहां पर हम काफी गिरावट देख रहे थे। तो बैंकिंग सेक्टर की अगर पूरे बात करें तो क्या व्यू रहेगा मैम, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपके हिसाब से आने वाले वक्त में फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं? मैं HDFC बैंक में हूँ तो उसको रिकमेंडेशन के तौर पर मत लो, बट इफ यू जी। गाइस आर ऑलरेडी इन, आप उनको होल्ड जरूर कर सकते हैं। मैंने बताया था, मैंने ऑप्शन से उस मूवमेंट को, जो ये पूरा गिरावट हुआ HDFC बैंक में, उसका हेजिंग विद ऑप्शंस। नाउ जो स्टॉक्स खरीदने लायक हैं, HDFC का नाम इसलिए ले क्योंकि वो अच्छा है, सबको पसंद आता है, मुझे भी कॉमन स्टॉक रहता है वो जनरली। दूसरे जो स्टॉक्स है, एक तो मुझे ठीक लग रहा है यहाँ पर कोटक बैंक, प्राइवेट पॉकेट से कोटक बैंक। दूसरा बैंक आप ले सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड बैंक है PSU विच इज PNB। तो PNB भी आप, ये 3 ऐसे स्टॉक्स है जो करंट मार्केट सिचुएशन में देखिए बिल्कुल जा सकते हैं जी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो करंट लेवल्स पे इन्हें खरीदा जा सकता है? हाँ जी, यस। और टारगेट्स आप इन तीनों के क्या देख रहे होंगे मैम, कोटक, सेंट्रल बैंक और PNB की अगर बात करें तो? और कोटक बैंक का बेयर मिनिमम टारगेट अभी 360 पर क्लोज हुआ है कल, मतलब इस सेशन में। अभी जो अगले टारगेट है 375 आराम से, और फिर 410 कोटक बैंक के टारगेट है। और स्टॉप लॉस जो है, अच्छी बात यह है इस सिनेरियो में आपको स्टॉप लॉस कंफर्मेशन एंड छोटे स्टॉप लॉस की कंफर्मेशन मिल रही है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 345, जो कि अगर आप देखेंगे तो अभी तक का इस मंथ का लो पॉइंट है। ओके, तो ये हो गई आपकी बैंकिंग सेक्टर की बात। अब पीयूष पराशर जी मैम सवाल लेकर आए हैं हिंदुस्तान कॉपर पर और BEL पर। हिंदुस्तान कॉपर इन्होंने खरीदा है 518 पर और BEL 457 पर। 1 से 3 महीने का व्यू है, आपसे जानना चाह रहे हैं क्या रहेगा? ऑलराइट, तो हिंदुस्तान कॉपर आपकी बैंक अभी करंट प्राइस जो है उससे 15 पॉइंट ही दूर है। तो यू हैव नॉट बॉट समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, काइंड ऑफ ठीक बाइंग है आपकी। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 440 का 440 का मेंटेन करके 560 और कम से कम 610 के टारगेट आपको चेज करने चाहिए। 3 महीने का समय है आपके पास में, विच इज मोर देन इनफ फॉर दिस। दूसरा आपने पूछा है BEL विच इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें इनकी बाइंग कितने की है एक बार अगर मुझे बताएं? 457। ठीक है, यहाँ पर भी 3 महीने से ज्यादा का समय लेने की कोशिश करिए पहले, एक आइडिया। और दूसरा 460 का पहला टारगेट है, बाकी आपको मिलेगा ये 500 तक भी। स्टॉप लॉस यहाँ पर 405 रुपए का मेंटेन कर लिया तो इनफ। ऑलराइट, आपने बताया हिंद कॉपर में 440 का स्टॉप लॉस और BEL में 405 के स्टॉप लॉस के साथ आपके यहाँ पे बने रह सकते हैं, और टारगेट्स भी आपने डिस्कस कर लिए। LSG यहाँ पर हैं, कह रहे हैं इन्फोसिस के इन्होंने शेयर खरीदे हैं 1365 पर, 1365 पर। कह रहे हैं क्या मेरे को एवरेज करना चाहिए, मैं नवंबर 26 तक होल्ड कर सकता हूँ? आराम से, बिल्कुल, व्हाई नॉट, प्लीज डू, कर सकते हैं। ओके, तो आप इन लेवल्स पर होल्ड कर सकते हैं। अब शादाब जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं मैम GRSE और नेटवेब किस में एंट्री कर सकते हैं? मेरे ख्याल से रिपीटेटिव सवाल है इनका ये। नेटवेब में 3225 पर है, करंट प्राइस पर एंट्री करके 3000 कैपिटल मेंटेन करना होगा और 3500 अप टू 4000 टारगेट पॉसिबल है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तो नेटवेब इज मोर कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू यू। ओके, मैम के हिसाब से नेटवर्क मोर कन्वीनियंट और कंफर्टेबल रहेगा। महेंद्र सिंह नेगी जी हैं यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं मैम गेल 167 पर मैंने लिया हुआ है, एवरेज कब करना सही रहेगा? आज भी कहीं पर आया था डिस्कशन में, दिस इज द प्राइस वेयर यू शुड थिंक ऑफ एडिशन, कर सकते हैं यहाँ पर। और रही बात स्टॉप लॉस, तो या तो एक स्विंग के हिसाब से देख रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस मैनेज कर लीजिए 130 का, बट रादर आप कोशिश करिए कि आपको होल्ड कर जाए। होल्ड करने से आपको इसमें कम से कम 160 190 के टारगेट, 185 के टारगेट है जो आपको गेल में दिख जाएंगे। और रही बात एवरेज, 140 के आसपास का एवरेजिंग बनता है, 1-2 पॉइंट प्लस माइनस इज एब्सोल्युटली ओके, जहां पर आप टारगेट थोड़े बड़े देख रहे हो। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं यहाँ पर ये आपको व्यू रखना चाहिए। अब अजय रस्तोगी जी HPCL पर राय मांग रहे हैं मैम, 434 की इनकी बाइंग है, कह रहे हैं क्या करना चाहिए इन्हें? 434 की बाइंग है, ज्यादा महंगी नहीं है, नजदीक की बाइंग है, होल्ड करिए। और आपके लिए सलाह है, मान लेंगे तो अच्छी बात है, 305 का SL रखना,
और जो टारगेट है 365 एंड 430 के, ये दो टारगेट को आराम से आप होल्ड करके चलिए। आपका रिस्क बहुत ही छोटा है इन दो टारगेट्स के लिए, तो लेने लायक है और होल्ड करने लायक भी है। हालांकि अभी 328 पर है, तो 6 पॉइंट दूर है, आप ज़्यादा दूर है नहीं, और मतलब 1.5% अवे है आपकी बाइंग से प्राइस। होल्ड करिए। ओके मैम, ऑयल और गैस सेक्टर को लेकर काफी क्वेरीज आ रही हैं, तो इस सेक्टर पर आपका व्यू क्या है और इसमें कौन से ऐसे टॉप स्टॉक्स हैं जो आपके हिसाब से फायदे का सौदा है? किसमें रेहा जी? ऑयल एंड गैस सेक्टर। अच्छा, ओके। तो ऑयल और गैस को लेकर के देखिए, गेल उसी में से एक है। दूसरा, अगर आप चाहें कंफर्टेबली तो गेल में तो फ्रेश एडिशन भी हो सकते हैं, और किसी को फ्रेश बाय करना है वो भी कर सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है ONGC। जितना ज्यादा ये सब कुछ हुआ है ऑन स्ट्रीम, अगर आप बात करें अपस्ट्रीम, सॉरी, तो हमारे पास ज्यादा स्टॉक है नहीं उसमें इंडियन मार्केट में लिस्टेड में। तो ONGC अगर आपको डिस्काउंट पर और मिले, मतलब ऐसे समझे कि अगर आपको 265 के आसपास मिल जाए ONGC फिर से, अभी 281 पर क्लोज हुआ है, तो ONGC को खरीदा दोबारा जा सकता है विद व्यू कि हम कम से कम 350 और 450 के टारगेट का वेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट आइडिया है और चल जाएगा, मतलब समय लगेगा 3 से 6 क्वार्टर का, बट डिस्काउंट पे खरीदने की कोशिश करना और होल्ड करना, मतलब जल्दी पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही मूव करेगा एंड यू विल मेक मनी। बड़े टारगेट्स दे रही हूँ मैं ONGC पर, क्योंकि जैसे अभी बात की, भारत में अपस्ट्रीम में बहुत ज्यादा नाम शुमार नहीं है, ONGC इज वन ऑफ इट। ओके, तो आपकी तरफ से ये दो आपने स्टॉक्स बताए, गेल और ONGC, जो आपकी नजर में है। पेट्रोनेट ऑल्सो, अगर आप मतलब LNG, अगर आप थोड़ा ऑयल गैस के साथ अगर आप LNG को भी समझते ही हैं बिजनेस, ऑफकोर्स, तो उसका भी अच्छा है। एंड जिस तरह से LNG को लेकर के स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो जो क्राइसिस सामने आई और मतलब रिजर्व रखना, ये सारी चीजें नई चीजें होंगी मार्केट में, जो नई अप्रोच ला करके सामने खड़ी रहती है। तो पेट्रोनेट समथिंग जो कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए से देख रहे हो, तो करंट प्राइस पर पेट्रोनेट खरीदा जा सकता है। ONGC में टाइम है अभी बाइंग आने के लिए। ओके, आप कह रहे हो ONGC में भी टाइम है बाइंग आने के लिए, पेट्रोनेट आपके हिसाब से इस समय बाय करा जा सकता है। अब एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें, तो KP एनर्जी पर सवाल आया है रसिका जी का, कह रहे हैं इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? KPEL, हाँ जी, कर सकते हैं। 288 पर है, थोड़े से आप लेट है, मान के इस बात को एक्सेप्ट करिए पहले, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ 260 और 250 पर मैंने बाइंग कराया है अपने मेंबर्स को ऑलरेडी, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मतलब लाइव सेशंस में कह सकते हैं। दूसरा, रही बात अभी 288 पर है, तो कल के मार्केट में आप इसको यूं समझे कि 280 से 290 की रेंज में बाय लेकर हम यहाँ कम से कम 330 एंड दूसरा टारगेट बड़ा रहेगा, होल्ड करेंगे तो पैसा बनेगा। देखिए ठीक ठाक 400 का दूसरा टारगेट है, आप उसके लिए उसको चेस कर सकते हैं। रही बात एसएल बहुत छोटा रखिए इस मार्केट में, 250 जीरो। ओके, आप कह रहे हैं एसएल छोटा रखें 250 का। यहाँ पर KP एनर्जी की बात हो रही थी। अब अडानी ग्रीन का टारगेट 1 साल के लिए क्या होना चाहिए, LSG पूछ रहे हैं यहाँ पर। अडानी ग्रीन का 1 साल का टारगेट काफी बड़ा है, लेकिन आप सच में 1 साल होल्ड कर लोगे उसको? यस, तो आप टारगेट सुन के आप घबराना नहीं, क्योंकि टारगेट लिटरली बड़े हैं। तो वेल, इन माय ओपिनियन, फर्स्ट यू शुड चेज 1040, जो कि स्विंग का टारगेट है। बाकी अगर आप 1 साल कम से कम होल्ड कर जाए, 1500 से छोटा टारगेट मैं नहीं देख पाती, और अभी चल रहा है सिर्फ 921 पर, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी अपसाइड की पॉसिबिलिटी है, मिनिमम 7%। अब आप सोच लीजिए, इसलिए मैंने पूछा आप होल्ड कर लेंगे क्या। रही बात अडानी ग्रीन, आज की हमारी रिकमेंडेशन में रहा है नेहा जी, मैंने इसको 815 पर भी, आज फिर 907 पर बाय कराया है, और टारगेट वही है, तो आई एम बुलिश ऑन इट। ओके, आपके हिसाब से आपने अडानी ग्रीन के टारगेट्स 1 साल के शेयर कर दिए। दिनेश पाटिल जी यहाँ पर आरती फार्मा के बारे में पूछ रहे हैं। मैम, हमने फार्मा सेक्टर डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम भी। आरती फार्मा का टेक्निकल एनालिसिस पूछ रहे हैं मैम, कैसा है? ऑलराइट, 650 के पास में है, फाइन। आप कितने समय के लिए, एनीवेज, आपने सिर्फ एक एक्सपेक्ट पूछा है कि क्या करना चाहिए, सो यू गॉट टू मेंटेन इट्स अ बाय फर्स्ट ऑफ ऑल। 650 की रेंज के पास में 640 650 के रेंज में बाय किया जा सकता है। पॉसिबल टारगेट है आपका 705 ऑनवर्ड्स अप टू 800 होंगे। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर वो छोटा है, यानी इस मंथ का जो लो लेवल है, या फिर ओपन प्राइस बोलिए
कि लगभग आपको 600 का स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर आप इस हफ्ते का मेंटेन कर ले इनफ है, तो अभी के करंट प्राइस पॉइंट में एंट्री बनती है, एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो ये तो गई आरती फार्मा की बात मैम। अगर फार्मा सेक्टर की बात करें, क्योंकि अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे दिन और आने वाले हैं, तो फार्मा सेक्टर का क्या व्यू रखते हैं आप? फार्मा सेक्टर में एक पॉजिटिव बाइंग व्यू है नहीं अभी, लेकिन आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा अपनी एंट्रीज पर। आई मीन यू कैन नॉट बाय एनीथिंग एंड होल्ड समथिंग, ऐसे नहीं होगा। आपको हमेशा से ये रूल फॉलो होता है, बट अभी के समय में और भी थोड़ा ज्यादा। तो अगर आपको लिटरली सीरियसली कुछ होल्ड करना है तो आपको सेलेक्टिव बनना पड़ेगा। इन माय ओपिनियन आई हैव फिगर आउट समथिंग लाइक मैनकाइंड फार्मा, जो मुझे लगता है कि अभी के प्राइस पॉइंट में ठीक है, 2000 के आसपास, 1900 के रेंज में इसमें बाय होती है, कर सकते हैं। और कम से कम टारगेट आपका 2150 से लेकर के 2300, एंड देन अगर यू कैन मैनेज टू होल्ड तो 2600 रुपए के ऊपर मैनकाइंड फार्मा जा सकता है। दूसरा स्टॉक अगर आप आज एक न्यू एडिशन के तौर पर देखें, हालांकि पुरानी रिकमेंडेशन रही है, तो आप डॉक्टर रेड्डी भी अभी भी देख सकते हैं। अच्छा, कोर में नहीं मिलेगा आपको फार्मा के, लेकिन मतलब अभी के समय पर अगर आप देखें तो डॉक्टर रेड्डी इज लाइक 1270 के 1210 के आसपास की रेंज में इसमें बाय लेकर हम कम से कम 1270 और 1350 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डी को भी देख सकते हैं। और दोनों ही स्टॉक जो है ठीक ठाक हैं। और स्टॉप लॉस डॉक्टर रेड्डी का अगर आप देखेंगे तो अभी सिर्फ 1150 का मेंटेन करने से काम बन जाएगा। ओके, 1150 का स्टॉप लॉस आपने डॉक्टर रेड्डीज में यहाँ पे सजेस्ट किया है बाय करने के बाद। नीलू गोयल जी हैं, हमारी नई डायमंड मेंबर हैं, अपना सवाल लेकर आई हैं। इनका 4-5 स्टॉक्स इन्होंने लिए हैं। सबसे पहले तो एरिस है जो इन्होंने लिया है, ERIS, और इनका जो बाइंग प्राइस है 1555 का है। तो उस पर क्या सलाह रहेगी? वैसे इनका जो पूरा सवाल है कि 1.5 से 2 साल तक ये अपने सारे स्टॉक्स होल्ड कर सकती हैं, और पूछ भी रही हैं अगर इनमें से किसी को अवॉइड करना है तो। एक तो ARIS होगा, और अच्छा, ERIS इन्होंने लिखा है। वैसे 1555 का इनका बाइंग प्राइस है। IDFC फर्स्ट बैंक है 80। मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा इससे, मैं देख लेती हूँ मैम, हो सकता है ARIS ही। तो एरिस जो है ARIS 103 का है एरिस। तो 1555 पर इन्होंने खरीदा हुआ है मैम। नहीं जी, कभी था ही नहीं 1555 ये वाला स्टॉक। देखिए मैम, एरिस लाइफ साइंसेज है ये, मैंने देख लिया, और इस समय 1329 पर चल रहा है ये। ERIS एरिस लाइफ साइंसेज। ठीक है, और कितनी की बाइंग है इनकी? 1555 की है मैम, लॉस में है। हाँ, होल्ड ही कर लीजिए, एडिशन मत करिए, क्योंकि एडिशन करने के लिए सही जगह मुझे नहीं लग रही है। अगर आया तो 1150 के आसपास ऐड कर सकते हैं। 1330 पर एडिशन करने का व्यू नहीं है, जितना है उतना भी रखेंगे तो यू विल गेट एन एग्जिट, लाइक 6 महीने के दायरे पर ना सिर्फ प्रॉफिटिव एग्जिट, मतलब आपको प्रॉफिट भी बन जाएगा मोस्ट लाइकली। तो जितना है उतना भी आप होल्ड करके चल सकते हैं एरिफ लाइसेंसेस को। दूसरा स्टॉक कौन सा दिया इन्होंने? IDFC फर्स्ट बैंक इन्होंने खरीदा हुआ है 86.52 पर, और जियो फाइनेंस 339.5 पर। ऑलराइट, तो IDFC फर्स्ट तो मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, जब ये न्यूज वगैरह भी आया था, सो आई सेड कि 75 का सेल रखो, उसको भी नहीं रख रहे तो कम से कम 70 का तो रखो। बट अभी ये 60 के पास आ गया है, 61 के पास में चल रहा है। अब यहाँ से इसमें रिबाउंड है, अब वो रिबाउंड में आपको पूरा का पूरा भाव आएगा मुझे वैसा तो नहीं लगता, क्योंकि इसके लिए पूरी ब्रॉडर मार्केट को सस्टेन होना पड़ेगा। हाँ। तो आप जितना है उतना होल्ड करके जरूर जा सकते हैं, भाव आ जाएगा आपको। अब उसको 3 महीने लगेंगे या 3 क्वार्टर या 1.5 साल, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट को पूरा का पूरा रिकवरी पे आना पड़ेगा, तब आपको आपका भाव आ जाएगा। तो फिलहाल आप जितना है उतना होल्ड कर लीजिए, फर्दर एडिशन मत करिए, ये जरूर सलाह है। एंड दूसरा स्टॉक नेक्स्ट जियो फाइनेंस था मैम, 339 पर इन्होंने लिया हुआ है। ऑलराइट, तो जियो फाइनेंशियल तो देखिए अभी 210-225 की रेंज में, अभी जो रिसेंट रेंज बनी है, मतलब 225-230 इसी रेंज में जो अभी चल भी रहा है। हमने इसको एक लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर अपने मेंबर्स को रिसर्च प्लेटफॉर्म के थ्रू दिया है, जहां पर 190 तक भी हम लोग रेडी हैं कि हम अगर आएगा तो ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म की कंक्लूजन के तौर पर निकल कर आया है। रही बात इसमें प्रोस्पेक्ट क्या है, मैं काफी बुलिश हूँ इस पे, इतना ही बोल सकती हूँ। तो कम से कम मेरे लिए जो पहला टारगेट यहाँ पर है, इट इज नॉट लेस देन 290।
However, I'm expecting it up to 400. तो मेरे लिए एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी लायक स्टॉक कैटेगराइज करके मैंने ये रिसर्च के तौर पर देखा है, और अभी भी इसमें व्यू वही इंटैक्टेड है। तो अभी भी 235 पर है। इफ यू पीपल वांट, आप इसको कैरी कर सकते हैं अगर आप मेरे व्यू से सहमत हो तो। बाकी मुझे स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बुरा नहीं लग रहा। ओके, तो ये हो गई जियो फाइनेंस की बात। अब तेजस नेट इन्होंने खरीदा हुआ है 453 पर। तेजस 453 जी, कोई बात नहीं, होल्ड तो कर सकते हैं आप। मुझे बस मैं इसलिए मुस्कुराई थी क्योंकि तेजस नेटवर्क 320 पर दिया है मैंने, और ये फरवरी में दिया था, और 400, 450, फिर 500, ये सारे टारगेट थे। कहीं तो आपको निकलना चाहिए था, बट एनीवे, या तो ये होगा कि आप इस 500 वगैरह चला गया उसके बाद एंट्री किए होंगे, या जब ये ब्रेकआउट वगैरह जो भी था, या फिर आपसे टारगेट नहीं बुक हुआ। जो भी केस था, अब आपका स्टॉप लॉस है छोटा यहाँ पर। अच्छा, मेरा छोटे कहने का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल में परसेंटेज वाइज छोटा है। ये स्टॉक ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर में सिंस वी रिकमेंडेड इट, इट्स लाइक 60%, 65% उतने 4-5 दिनों के अंदर चल गया था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फरवरी में ही हुआ है ये सब कुछ, फरवरी एंड मार्च के कुछ फरवरी में ही हुआ है एक्चुअली पूरा का पूरा। अब दूसरी बात, फरवरी और मार्च के बीच में क्योंकि वहीं से रिकमेंडेशन आई थी, तो कुछ 10-15 दिन के अंदर में ये पूरा मूवमेंट हो गया। मैं ये एक्सप्लेन आपको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि स्टॉक में बड़ी रेंज ट्रेड होती है, स्टॉप लॉस दूर है, टारगेट भी बड़े ही है। तो आपकी बाइंग अभी है 454 रुपए के आसपास की। इफ यू कैन मैनेज टू होल्ड करो, आपको आराम से 500, 530, 600, रिपीट कर रही हूँ, 500, 530, 600, ये टारगेट्स आपको दिख जाएंगे। बट उसके लिए आपको जो रिस्क है वो आपको प्लेस करके रखना चाहिए। 360 का स्टॉप लॉस उतना तो लगेगा इसको, उससे कम में इसमें आप ट्रेड होल्ड नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही आपका 500 निकल जाए, फिर अपनी ट्रेलिंग आप 500, 460 के ऊपर करके बाकी टारगेट के लिए होल्ड करना वेट कर लीजिएगा। अच्छा काउंटर है, स्टॉप लॉस रह जाता है तो आपको प्रॉफिट दे जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो गई तेजस की बात। अब विनय त्रिपाठी जी कह रहे हैं, मैम प्लीज शेयर योर व्यू ऑन पारस डिफेंस। पारस तो मैं होल्ड कर हूँ ना, मैंने मतलब इट्स इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो फॉर द इन्वेस्टमेंट, तो आई एम होल्डिंग इट, और इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगी। 2 स्टॉक है डिफेंस में, आइडिया फोर्ज एंड पारस, जो मैंने मेरे लिए रखे हुए हैं। तो दोनों स्टॉक में गिरावट भी आई, बट मैंने फिलहाल नहीं बेचा उनको, आई एम होल्डिंग इट। तो अभी भी देखती हूँ कितने समय के लिए होल्ड करना है, बट एज ऑफ नाउ करंट पोजीशन, तो व्यू नहीं रख सकते इस पर। ऑलराइट, तो इस पर अभी व्यू नहीं रख सकते। अब पटेल रिटेल 290 पर खरीदा हुआ है इन्होंने, इनकी आईडी है बोले बाबा, और कह रहे हैं एवरेज करें या नहीं, कैसी कंपनी है मैम प्लीज मुझे बताइए। एवरेज करें या नहीं, ओके। आपकी बाइंग कितने की बाइंग है इनकी? 290 की मैम। सही है वैसे, मतलब ये सुपरमार्केट वाले जो बिजनेसेस हैं, डी मार्ट हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, बढ़िया चल रहे हैं, गुड मतलब गुड। छोटे छोटे शॉप्स का तो पता नहीं, लेकिन ये दीज आर डूइंग वेरी गुड, वेरी वेल। तो इसका भी कुछ ऐसा ही है, जो रिटेल शॉप चेंज होते हैं वैसे ही है इसका बिजनेस भी। तो अभी आपकी बाइंग है ऊपर की, आप ऐड जरूर कर सकते हैं अगर आप ऐड करने में सक्षम हो। बाकी मेरी नजर में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 145 का मेंटेन करके ही चलना चाहिए क्लोजिंग बेस पर। और आगे के जो टारगेट हैं, अगर आप एवरेज करें तो शायद आपको जल्दी एग्जिट मिल जाएगा, बट इन एनी वेज इफ यू आर नॉट एबल टू ऐड फर्दर हियर, तो 220 और 260 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इतना वेट करके एग्जिट ही मिले तो उसमें फायदा उतना कुछ लग नहीं रहा, तो हो सके तो ऐड कर लेना, क्योंकि 40 से 50% का मूवमेंट इसमें पॉसिबल है, रिस्क भी छोटा है। ओके, तो ये हो गई आपको राय टेल रिटेल पर। अब गौरव बेदी जी यहाँ पर मैम एक सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं मैम आपका व्यू साइकिलिंग इंडस्ट्री पर क्या है, और लेवल बेस्ट कौन से है, ग्रेविटा या फिर कोई और स्टॉक खरीदने का लॉन्ग टाइम के लिए इस इंडस्ट्री से? अपने आप में थोड़ा अनोखा सवाल है ये। हाँ, तो ग्रेविटा इंडिया की अगर बात करेंगे तो देखिए, ज्यादा स्टॉक तो मैं इसमें ज्यादा ट्रैक नहीं कर रही, बट हाँ, अगर आपने जो स्पेसिफिक एक सवाल पूछा है ग्रेविटा का, तो 1381 के पास में है। अगर आप ठीक है, एक स्विंग ट्रेड तो ट्रेड कर ही सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए साइकिलिंग से ज्यादा बेयरिंग वाली जो कंपनीज है उनको देख ले तो ज्यादा बेहतर है। जितने भी जो बॉल्स बनाते हैं ना छोटे छोटे, जो हर इंडस्ट्री में काम आते हैं, साइकिलिंग में भी आते हैं। तो कहने का मतलब है प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट कर लो रादर टू चेज एब्सोल्यूट इंडस्ट्री।
वेल ग्रेविटा जो अभी है 1381 के पास में है। अगर आप चाहें ट्रेड करना तो 1250 का एसएल रखिएगा और 1510 और 1770, मतलब 1770 1770 का दूसरा टारगेट है, पर आराम से इसको चेज कर सकते हैं। रिस्क बहुत छोटा है और रिवर्स रिवॉर्ड एक अच्छा खासा फेवरेबल बन सकता है। ओके अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, शो के एंड में हम अंबाला मैम से लेंगे अंबाला मैम के आज के टॉपिक्स। मार्केट हो सकता है अपना मूड बदल रहा है, हवा शायद अच्छी चल रही है, तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, लेकिन अंबाला मैम के टॉपिक्स जानने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, और हम लास्ट में शो के लेंगे उनसे उनके टॉपिक्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप डीआरएस इनसाइट्स के मेंबर अभी तक नहीं बने हैं तो जल्दी से ले लीजिए डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप, जहां पर आपको आपके नाम के अगेंस्ट एक बैच आ जाएगा और आपको मौका मिलेगा हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछने का। आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए जुड़ सकते हैं 9211591685। मैं रिपीट करती हूँ नंबर 9211591685 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हमारी सपोर्ट मेंबरशिप के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं एक्सपर्ट के द्वारा। सही टाइम पे सही सलाह का मौका आप पा सकते हैं उसमें। अब अंबाला मैम हम बात कर रहे थे यहाँ पे साइकिलिंग इंडस्ट्री की, ग्रेविटा पर आपने से भी मैंने बात करी। अब जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर अजय रस्तोगी जी सवाल लेकर आए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इनका सवाल है, कह रहे हैं 245 की मेरी खरीद है, तो क्या सजेशन रहेगा आपका इनको? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 245 की, आप रुक जाइए, देखिए आप थोड़ा सा ना और इसमें एवरेज प्राइस लेने की कोशिश करिए, आया तो ही ऐड करना, अदरवाइज एज इट इज रहने दीजिए। मुझे लग रहा है कि ये 215 225 इस रेंज में आज या अगले हफ्ते के दायरे पर मतलब आज कल यानी अगले हफ्ते के दायरे पर आ जाना चाहिए। 238 का भाव है। इन्वेस्टमेंट की बात की है आपने, इसलिए बोला है कि थोड़ा सा और डिस्काउंट का वेट करें। 238 पर पिछला सेशन क्लोज हुआ, तो आराम से अगर ये आपको भाव मिलता है, यू गो टू होल्ड इट लाइक फॉर अनदर 6 क्वार्टर्स। 6 क्वार्टर का मतलब होता है 1.5 साल। तो 1.5 साल तक अगर आप इसको होल्ड करके चले तो कम से कम 350 और दूसरा टारगेट लगभग 430 का आपको दिख जाना चाहिए। तो आप इसको होल्ड करिए फिलहाल के लिए, एवरेज करने के लिए थोड़ा और डिस्काउंट आने दें प्राइस पर। ऑलराइट, एवरेज करने के लिए थोड़ा और डिस्काउंट आने दे प्राइस पर। अब यहाँ पर मैम एक सेक्टर है रेलवे सेक्टर, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो रेलवे सेक्टर को लेकर आपका भी व्यू क्या रहेगा? रेलवे में सभी कुछ तो बाय करने लायक डेफिनेटली नहीं है, लेकिन हाँ कुछ स्टॉक सेलेक्टिवली यू कैन। तो जिसमें बहुत ही पिट गया जैसे बोलना वर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट है मुझे लगता है, ताकि लोगों को समझ में आए कि वो कितना पिटा है। तो आप आईआरसीटीसी को देख सकते हैं, जो कि रह के गिर रहा है, मतलब मौका पड़ता है फिर गिर जाता है, फिर गिर रहा है, फिर गिर रहा है। मेरे ख्याल से जैसे आप टॉपिक्स बोलते हैं, ये वो वाले पिक है जिसमें सजेस्ट करते हैं एक्सपर्ट्स की नहीं करना है। ज्यादातर तो मेरे स्टॉक वहीं से आते हैं। Yes, and that's how, मतलब इसीलिए मतलब बाय द टाइम वो स्टॉक दूसरों के स्क्रीनर्स में आता है, जो लोग उन ट्रेड्स में होते हैं ना नेहा जी, वो 10 से 15% के प्रॉफिट पर बैठे होते हैं। बट यस, इस तरह के स्टॉक्स को पिक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, सही स्टॉक सिलेक्शन सब कुछ चाहिए होता है। थैंक गॉड वी आर एबल टू मेक इट। यस, बट अभी के लिए आईआरसीटीसी समथिंग जो कि आप 514 के प्राइस पर है, यू कैन थिंक ऑफ बाइंग। अगर आप लिटरली पहले तो ये सोचे कि आप ट्रेड क्या, अगर आप मेरे टॉपिक में भी जो आपने जो पूछा ना कि आप क्या क्या स्टॉक्स है, तो आईआरसीटीसी समथिंग जो मैं रेकमेंड करना चाहूंगी इसके लिए भी। तो अभी 510 और 515 की रेंज में बाय लेकर स्विंग का टारगेट आपका होगा 540 का, जिसमें 10 से 12 दिन का व्यू ऑफ मैक्सिमम लेके चलिए। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के भाव पूछें तो 570 बेयर मिनिमम, दूसरा टारगेट इज लाइक 630। ये 3 टारगेट के लिए आप आराम से इसको एक बार देख सकते हैं। स्टॉप लॉस सभी केसेस में छोटा है, सिर्फ 485 का स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर लेते हैं हम आईआरसीटीसी में। तो ये तीनों टारगेट मतलब ये 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये टारगेट्स मैम किन किन टाइम फ्रेम में आप आते हुए देख रहे हैं? पहला टारगेट आपको 7-8 दिन के अंदर आ जाना चाहिए 540 का। बाकी के लिए आप 3-4 महीने कम से कम वेट कर जाएं तो आपको ये टारगेट आ जाएंगे। तो
एक मोमेंटम प्ले कर सकते हैं आप एक बॉटम बाइंग रेंज के तौर पर, इट विल हेल्प यू। तो आईआरसीटीसी के अलावा भी कोई स्टॉक है जो आपकी नजर में है रेलवे सेक्टर से? रेलवे एग्जैक्ट तो रेलवे पे नहीं, लेकिन हाँ मुझे दो और स्टॉक्स एक्चुअली, एक तो जुपिटर वैगन JWL, एंड जिसके बारे में सभी मेरे ख्याल से मैं जहाँ सुन रही हूँ तो बेयरिश बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है अभी, अच्छा व्हाई आई एम सेइंग दिस, इससे पहले जुपिटर वैगन को 260 और 265, ये दिसंबर वाली बातें हैं, मतलब दिसंबर का जब रेलवे में थोड़ा मूवमेंट आया था, वी वर देयर, हमने उसमें से कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए थे और लाइन से वो सभी स्टॉक्स अच्छे चले थे, बस एक IRCTC नहीं किया था, वो रिकमेंड भी नहीं किया था, वो चला भी नहीं है। जुपिटर वैगन जो ये पूरा मूवमेंट हम लोगों ने देखा 260 से 270 से लेकर के जो ये 340 तक गया था, ये पूरा ट्रेड दिया था हमने अपने मेंबर्स को, और ऑनलाइन भी जहां पर भी बात हुई थी लाइव में। अब वापस से अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा सा, वही स्ट्रक्चर, बेहतर स्ट्रक्चर एक्चुअली, उसी रिस्क पर, या कह सके तो उससे कम रिस्क पर अभी बन के आ रहा है। तो आपको आप ऐसे समझे कि 250 से 60 की रेंज में बाय लेकर आप सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे यहाँ पर, विच इज 230, आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और पॉसिबल जो टारगेट आपको मिल जाएंगे JWL में, जुपिटर वैगन लिमिटेड, कम से कम 280 रुपए का, और अपसाइड के लिए 350 का टारगेट आराम से है ये, मतलब इसके लिए कुछ नहीं करना, ये इतना तो आ जाएगा। बाकी इन्वेस्टर वाले जो टारगेट है वो है कम से कम 450। तो इट डिपेंड कि आप इसमें कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं। ये जो 2 टारगेट दिए हैं ये मैंने आपको 2 महीने के दायरे पर ही दिए हैं, और आज हम खड़े हैं यहाँ पर 6 अप्रैल 2024 में और 26 में, 6 अप्रैल 2026 में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि 2 महीने में 280 और 340 के भाव आने चाहिए जुपिटर वैगन में। अच्छा, तो ये तो हो गया मैम पहला स्टॉक जुपिटर वैगन। आप कह रहे थे एक और है आपकी नजर में? 2 हैं आपके? IRCTC। अब मैम ये बताइए कि अगर कल मतलब अगर हम मंगलवार की बात करें और मंगलवार के मार्केट को लेकर तैयारी क्या होनी चाहिए हमारे व्यूअर्स की? जी, तो देखिए स्टॉक्स तो आपको ऑलरेडी पता चल गए, हालांकि और भी स्टॉक्स है, जैसे मैं 2-4 स्टॉक्स और बता रही हूँ, बाइंग लेवल्स नहीं। आप अपने सारे टॉप स्टॉक्स हम पहले 2 तो मैं बता ही देती हूँ, IRCTC और सेकंड जुपिटर वैगन लिमिटेड JWL की हमने बात करी है यहाँ पर। उसके अलावा मैम आपकी लिस्ट में कौन से ऐसे टॉप स्टॉक्स जिनमें आपको भारी पोटेंशियल दिखती है? तो वन इज जो मुझे जुबिलेंट फूड्स अभी भी ठीक ठाक लग रहा है नेहा जी, 440 पर भी रिकमेंड किया, 50 पर भी, 45 पर भी, मतलब ये जो रेंज थी ये इसलिए बताया कई बार आया था इस बीच में डिस्कशन में अलग अलग जगह पर। आज के सेशन में जुबिलेंट फूड 460 पर क्लोज हो गया, उसके ऊपर हुआ एक पॉइंट, 461 पर क्लोज हो गया है। आगे की पोटेंशियल इसमें अभी भी बरकरार है, कम से कम 490, 550, ये 2 टारगेट है जो इसमें आराम से आ जाएंगे। तो आप इसको एक बार बिल्कुल देखिए और अच्छी नजर से देखना है इसको, बढ़िया मौका इसमें बन जाएगा आपके लिए। दूसरा स्टॉक फार्मा का है, मैनकाइंड, शो के दौरान दूसरी बार नाम ले रही हूँ मैं इसका। तो 1900 से 2000 की रेंज में हमने पिछले वाले शो में भी डिस्कस किया था, मुझे याद है। यस, और उस समय चल रहा था 1950, और आज जब दोबारा बोल रही हूँ तो 2017 पर है। तो अगेन 1900 से 2000 की रेंज में बाय करने की कोशिश करिए, कहने का मतलब बेहतर बाय करने की कोशिश करो, क्योंकि पहला टारगेट 2150 का है, दूसरा है 2300 का, थर्ड टारगेट है 2600 का, और ये पॉसिबल टारगेट है। तो इन चारों स्टॉक्स में एक अपसाइड की मूवमेंट कल के लिए आपको बनती हुई दिखेगी। तो आराम से आप, टाइम है, मतलब ऐसे नहीं हड़बड़ी में बाय करने की जरूरत नहीं है, they'll give the time to you। तो ऐसा है। रही बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी 50 मैं मान के चल रही हूँ कि कल गैप अप ना हो जाए। अगर गैप अप नहीं हुआ तो आपको ट्रेड मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 1.5% से ज्यादा अगर ये गैप अप हो गया तो ट्रेड गया आपका, वो वाला जो मूवमेंट है एब्सोल्यूट मूव। तो इनकेस अगर ये फ्लैट ओपन होता है और आपको 22,900 से के आसपास मिलता है, 22,950 और 22,900 की रेंज में भी मिलता है, इन दैट केस आपको 23,150 एंड 23,400 के लगभग आप ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडाइसेस में, निफ्टी 50 में। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी आपका आज के सेशन में सेम व्यू है। गैप डाउन हुआ तो भी ट्रेड करना, गैप अप हुआ तो ट्रेड नहीं करना है, यानी 2 कंडीशन में ट्रेड है। गैप डाउन अप टू 1% लॉन्ग ही करना है, फ्लैट ओपनिंग तब भी लॉन्ग ही करना है। अगर 1.5% से ज्यादा गैप अप हो रहा है तब ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा, फिर व्यू लॉन्ग है। तो मान लीजिए आप रेंज समझते हैं कि अगर हमको निफ्टी बैंक 52,100 से लेकर के 52,600 की रेंज में मिल रहा है,
लॉन्ग ही है यहाँ से, यानी अपसाइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमको मिनिमम टारगेट 53,500 टारगेट वाइज बात करें, छोटे टारगेट 53,500, 53,800 ये मिनिमम टारगेट से आ जाएंगे। इसके बाद है फिर बड़ा मूवमेंट, और वो फिर कल का नहीं लग रहा, वो आपको इस हफ्ते का मूवमेंट ट्रैक करना चाहिए 55,000 तक, और ये बड़ा मूवमेंट होगा फिर। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करें, सिर्फ गैप अप अगर हो रहा है 1 से 1.5% का, तब ट्रेड नहीं, तब ट्रेड आपका खत्म हो गया, एक ट्रेड खत्म, क्योंकि टारगेट खत्म हो गया वहां पर। बाकी अगर गैप डाउन या फ्लैट हो गए तो दोनों कंडीशन में आपको लॉन्ग ट्रेड मिल जाएंगे कल। ओके, तो ये हो गई आपकी कल की तैयारी के बाद भी। और अम्बाला मैम के टॉप स्टॉक्स भी मिल गए हैं यहाँ पर। अम्बाला मैम के टॉप स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ। IRCTC, जुपिटर वैगन, जुबलियंट फूड्स और मैनकाइंड फार्मा, मैम ने ये टॉप स्टॉक्स दिए हैं आज के लिए। तो आप लोग ध्यान से जो सारे रिपीट करके आप रिवाइंड करके शो देख सकते हैं, लेवल्स वगैरह अच्छे से आप उसको देखिए, बात सुनिए तो पूरी सुनिए, क्योंकि पैसा है आपका, इसलिए नजर भी आपकी उस पर होनी चाहिए, बिल्कुल पैनी। अब मैम CS राठौर जी एक सवाल लेकर आए हैं। लेमन कह रहे हैं मेरे पास है शेयर्स 107 के रेट पर 107, और सेल इनके पास है 157 पर। दोनों के लिए टारगेट जानना चाह रहे हैं आपसे, क्या होना चाहिए? सेल है 157। होल्ड करिए, सेल में अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल है। सेल में मैं डिस्क्लोजर दे देती हूँ, क्योंकि सेल अलग अलग जगह पर बार बार रिकमेंड किया है, और मेटल्स में 3 स्टॉक मैंने साइड किए थे, बाकी में गिरावट बोला था, एग्जैक्टली वैसे हुआ भी, जैसे हिंद कॉपर में गिरावट हुई, VTL में गिरावट हुई, अभी भी वीक रहेगा VTL। बाकी 3 स्टॉक जो साइड किए थे उसमें सेल एक था, दूसरा उसमें आपका टाटा स्टील था, एंड एक स्टॉक और था नेशनल एल्यूमिनियम। ये 3 स्टॉक साइड किए थे कि इसमें वैसी वाली गिरावट तो नहीं होगी, स्लो भले हो सकते हैं। और सेल ने स्लो भी नहीं हुआ, 145 के पास बाइंग दिया था, 160 का पहला टारगेट था नेहा जी, इसीलिए मैं इतना बता रही हूँ अभी, क्योंकि 160 आज ही आया दोबारा टारगेट के तौर पर। तो फिलहाल के लिए सेल आप होल्ड करिए, 175 एंड 190 शुड बी योर बेयर मिनिमम चेजिंग टारगेट, जो आप देख सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर अब जो है 145 का रखिएगा। रही बात दूसरा स्टॉक जो आपने बोला है लेमन ट्री, उसमें लेमन ट्री है, इन्होंने लिखा लेमन ट्री है, 107 का इनका बाइंग प्राइस है, चल रहा है अभी 109 से ऊपर। लेमन ट्री देखिए हमारे मेंबर्स के पास 100-105 के भाव से है, और हमारा जो पहला टारगेट है 121 का भी आया नहीं है, सो वी आर होल्डिंग इट, एंड इट इज माय पर्सनल होल्डिंग्स आल्सो, प्रॉपर मतलब उस गाइडलाइंस के हिसाब से ही है, डिस्क्लोजर के हिसाब से। तो आई एम होल्डिंग इट एंड वी आर वेटिंग फॉर अपसाइड मूवमेंट। हालांकि ट्रेड का व्यू 121 से लेकर के अप टू 135 का है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 160 रुपए तक जा सकता है। तो हैविंग सेड दिस डिस्क्लोजर, अगर आपको लगे तो आप बाय कर लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके, हमारे मेंबर्स के पास, एंड आई हैव अ लॉन्ग व्यू ऑन दिस। ओके, आप कह रहे हैं फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही आप रखिए। अब मैम नीलू गोयल जी पूछ रही है, NHPC, NTPC और प्राज इंडस्ट्री, विच इज बेटर, किसको खरीदा जा सकता है अभी? नेहा जी, पिछली बार आनंद राठी का नाम आया था ना? हाँ, है ना, आनंद राठी देखिए 3,282 पर आ गया है, और जहां तक मुझे याद है ये उस समय कभी मतलब ट्रेड कर रहा था जैसे कि 3,000 के आसपास तक, और मोटा मोटा 9%, 9% का गेन वहां से आ चुका है, और ये ज्यादा पुरानी बातें हैं नहीं, ये पिछले हफ्ते वाले सेशन में ये शायद बातचीत हुई है। तो आनंद राठी अगर आप लोगों के पास में आज डिस्कस हुआ है तो आप इसमें अभी लिस्ट में आया चेक करते करते, इसलिए मैं बता देती हूँ, 3,200 का 3,250 का टारगेट था, आ गया वो, तो आप लोग उसको चाहें तो बुक कर सकते हैं। बाकी होल्ड करके चले, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये स्टॉक 3,500 और 4,000 के पोटेंशियल वाला है, तो स्विंग वाला टारगेट आ गया, इन्वेस्टमेंट वाला अभी नहीं आया, अब आपकी मर्जी। दूसरा इन्होंने स्टॉक कौन सा पूछा था? हम कह रही है NHPC, NTPC और प्राज में से किसे खरीदा जा सकता है अभी? प्राज अभी कल मोस्ट लाइकली टारगेट दे देगा, अब नाउ यू आर लेट। तो NHPC प्राज में 350 का टारगेट है, आज 344 की 46 गया है प्राज इंडस्ट्रीज। शुगर इंडस्ट्रीज के स्टॉक थे, कई पिछले महीने कई बार रेकमेंड किया है, रेणुका, अवध शुगर, रामपुर शुगर, ईट पैरी नहीं दिया था, प्राज इंडस्ट्रीज, मतलब 5-6 शुगर स्टॉक पे बाइंग रेटिंग दी थी पिछले महीने, और फेब में और मार्च में चल गए वो, प्राज इंडस्ट्री का ही टारगेट बचा हुआ है बस। तो अब उसमें मेरे ख्याल से कल 350 के ऊपर ही आ जाएगा, और हमारा वो फर्स्ट टारगेट होगा। हमने 22 में 310, 315, 320 इस पूरे रेंज पर अलग अलग दिन पे रेकमेंड किया है और लिया है। तो अब आप प्राज इंडस्ट्री में थोड़ा लेट है, आप चाहें तो NHPC को देखें, तो NHPC में अगर एक सेकेंड
NHPC में शायद आपको थोड़ा बहुत मौका मिल जाएगा और इसमें आपकी बाइंग होनी चाहिए। अभी 76 पर है आप यहाँ पर भी ले, आपको इतना भी नहीं है लेकिन है यहाँ पर भी लेट आप थोड़ा सा, तो 76 के पास में बाय कर वैसे भी मैं लेट का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप हर बार बॉटम पिकिंग ही कर पाएंगे, रेंज को कंसिडरेशन करना है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल जाता है अगर टारगेट बड़ा बनता हुआ दिख रहा हो तो, जो कि यहाँ पर बन रहा है, तो इसलिए आप उतने लेट नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप 76 में कल की मार्केट में लेते हैं 75, 76, तो आराम से आपके लिए पहला टारगेट यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी 80 का तो बनता ही है, बाकी ये है 85 और 92 का टारगेट कैंडिडेट बन जाएगा यहाँ पे। रही बात आपका स्टॉप लॉस, तो 72 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना इज गोना बी मोर देन इनफ। राइट, तो ये हो गई बात NHPC, NTPC और प्राज इंडस्ट्री की। हमने बात करी आनंद राठी की भी मैम के साथ। मैम आज आपने वक्त निकाला, आप DRS इनसाइट्स के शो पर आए और आपने हमारे सारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो टुडे। Thank you so much, Neha ji. It was a pleasure doing this show with you all. And of course, मतलब जितने भी स्टॉक्स के बारे में मेरी साइड से डिस्क्लोजर ये होगा कि जो भी रिकमेंडेशन दी है ये हम इसमें बाय या इसमें कर सकते हैं रिकमेंडेशन के तौर पर, उनमें से किसी भी स्टॉक में मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड। जो भी राय आपके साथ में यहाँ पर दी है, जहाँ पर भी मैं होती हूँ तो सेम अनबायस्ड व्यू वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। स्टॉक्स जो आप लोगों को रेकमेंड किए, हो सकता है कि हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में या हमारे टेलीग्राम पर या यूट्यूब चैनल पर या जहाँ पर भी हम लाइव होते हैं वहाँ पर ये रिकमेंडेशन हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि अलग अलग लोग इसमें लॉन्ग हो सकते हैं जो व्यू आपको दिया है उसके साथ में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। अगर मैं आकर के ये बात बोल रही हूँ तो प्लीज आप उसको समझिए और तब उसी हिसाब से अपने रिस्क को प्लान करें। एक और जाते जाते एक और चीज, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट गिवन बाय सेबी, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट की गारंटी है। तो फास्ट रिकॉर्ड जितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे मैं हूं या कोई और भी, थैंक गॉड हमारा अच्छा है वैसे, बट फास्ट रिकॉर्ड चाहे कितना भी अच्छा हो, उसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको उतना ही या उससे ज्यादा प्रॉफिट या वैसा होगा। तो ये एक न्यूट्रल वे पर आप जरूर समझ के चलिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी एक्सपर्ट आते हैं, सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट ही आते हैं हमारे शो पर अपनी बेस्ट एबिलिटी, अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आपको राय देते हैं। पर जैसा कि हम लोग भी आपसे हमेशा कहते हैं कि राय सुनिए, समझिए, बात सुनिए, एंट्री एग्जिट लेवल्स वगैरह, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लीजिए। थैंक यू मैम, आज आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे व्यूअर्स को सतर्क रहकर भी ट्रेड करने की सलाह दी। और यहाँ पर मैं सारे व्यूअर्स से कहूंगी कि अगर आप लोगों ने DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप नहीं ली है तो जल्दी से DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप ले लीजिए, ताकि आपके सवालों को ज्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए शो में शामिल होने के लिए, जिन्हें हम अपने एक्सपर्ट से ले सके। मार्केट में सही टाइम पे एंट्री से कहीं ज्यादा जरूरी होता है सही टाइम पे एग्जिट। इस समय मार्केट काफी डाउन हो गया है, लेकिन आने वाले वक्त में उम्मीद है कि शायद हम अच्छी रिकवरी देखने को मिले। तो सही टाइम पर सही सलाह आपको दिला सकती है, आपके पोर्टफोलियो में काफी चार चांद लगा सकती है, जिसमें DRS इनसाइट्स आपकी मदद के लिए है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211591685। मैं रिपीट करती हूँ 9211591685। इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपका पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराएंगे हमारे एक्सपर्ट के द्वारा, अगर आप लेते हैं DRS इनसाइट्स की सपोर्ट मेंबरशिप। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से सपोर्ट मेंबर बनिए और सही टाइम पे सही सलाह का फायदा उठाइए, ताकि आपका पोर्टफोलियो और चमके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।